जब मुंबई में आएंगे ना तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। या अभ्यास करिए, ट्रैफिक के बीच में अटके आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय मन कैसे शांत रहना, इसकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, भोजन का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बिजनेस पर आते हैं। राइट, मैं जितना भी इंटरनेशनल योगा डे में जाता हूँ, चाहे जितना भी विधानसभा में मैं गया हूँ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ एक व्यक्ति स्वस्थ है कैसे पता चलता है। राइट, बहुत सिंपल है। हमारा शरीर बहुत मूवमेंट करना चाहिए और मन स्थिर होना चाहिए। The body should do lot of movements, the mind should be still. लेकिन अगर आज आप समाज के लोगों को देखेंगे तो जस्ट ऑपोजिट है, खास करके बच्चों की बात। हमारे बच्चे क्या करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं और मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? सभी बोले क्या, बोलिए जोर से बोलिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। और उसको इंग्लिश में बोलिए क्या, अरे इंग्लिश में बोलिए क्या, को इंग्लिश में बोलिए क्या, क्यों, अरे वाह इंग्लिश में अच्छी, वेरी गुड, कैसे, अरे वाह, कब, कहाँ, माय गॉड सुपर इंग्लिश, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इंग्लिश में बोलिए क्या हुआ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये जो मन इतना भाग रहा है ना, उसको स्थिर करना जरूरी है। आप देखिए, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो मन में ऐसा तूफान होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मतलब तनाव बढ़ रहा है। लेकिन समाधान भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ है। क्या करना चाहिए हमें, कब करना चाहिए, कौन करेगा, कैसे करेंगे। बिजनेस में हलचल हो गई, क्या, क्यों, कैसे तो होगा। ये दोनों का जो सॉल्यूशन है ना, समाधान एक ही है। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह कैसे है। तनाव में क्या, क्यों, कैसे कर रहे हो, या समाधान का क्या, क्यों, कैसे। जैसे मैं भारत के बहुत यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, पीएचडी बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। अब पीएचडी जो रिसर्च वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे एरिया में रिसर्च करते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। रिसर्च का मतलब है कुछ नया चीज ढूंढना। मैं को यही कहता हूँ, पर नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कि नहीं, बीपी नहीं बढ़ा, शांति में बैठ के क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, और कैसे पता चल रहा है कि ये मन की अवस्था कैसे है कि नहीं। इसे बिजनेस जो होता है ना, राइट, इस विश्व का हर एक बिजनेस, चाहे छोटे दुकान हो या $multi-million इंडस्ट्री हो, बिजनेस व्यापार मतलब रिसोर्सेस को मैनेज करना। देश के प्रधानमंत्री भी वही करते हैं, घर में एक गृहिणी होती है वो भी वही करते हैं, रिसोर्स को मैनेज करना। रिसोर्स मतलब संसाधन, साधन जो आपके पास। कौन कौन से साधन है, इसको कहते हैं मेन एंड वीमेन, ह्यूमन रिसोर्सेस। आपकी दुकान में कितने लोग काम करना चाहिए, ज़्यादा लोग हो गए, कम लोग हो गए, क्या करना है, इसको ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं। मटेरियल, मनी, बजट, मिशनरी और मेथडोलॉजी। यही बिजनेस में आप दुकान को संभालते हो। IIM के बच्चे यही सीखते, कोई नई बात नहीं सीखते। और इसमें आध्यात्मिक सशक्तिकरण कहाँ से आया, ये 5 M को तभी हम मैनेज करते हैं जब हम 6ठे M को मैनेज करें, और वो है हमारा मन, माइंड। इस बात को समझना जरूरत है कि हमारा मन जो है ना, इन सबको मैनेज करता है। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, LKG सिलेबस से पोस्ट ग्रेजुएशन MBA तक कितना प्रतिशत सिलेबस मन के बारे में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चे इतने प्यारे मीठे खड़े होकर कहते हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इससे आजकल से बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डर क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि मन को नहीं संभाला हमने। पता नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। जो मन इतना तेजी से भाग रहा है, उस मन को नियंत्रण, मैनेज करने की विधि किसी ने हमको नहीं सिखाया। और मन ऊपर नीचे भाग रहा है तो शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पता चलता है कि मन को हम मैनेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और ये हम लोग डिफेंस फोर्सेस में बताते हैं, सारे दिन में हमें कितनी बार गुस्सा आता है।
रायबरेली के भाई बहन, गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता होगा? कितना सुंदर देश है, राज्य है, प्रदेश है। गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कुछ बोलते नहीं, आता कि नहीं आता है? आता है। माय गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आपके। एक बार मैं CISF के लोगों से मैं ट्रेनिंग कर रहा था। अब CISF में क्या होता है, सिर्फ सुसाइड नहीं होता है, उनके पास गन होता है ना, तो अपनों को मारने लगते हैं। इसको भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में फैक्ट्रिसाइड कहते हैं। सुसाइड मतलब खुद को मारना, फैक्ट्रिसाइड मतलब जिस गन के द्वारा अपनों की रक्षा करना चाहिए, उसी अस्त्र शस्त्र से अपनों को मारना। इसलिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय हमें उन लोगों के पास भेजते जिनके हाथ में गन होता है। क्योंकि आपने वो फिल्म देखी होगी, जिस फिल्म का नाम था स्पाइडरमैन, तो उसमें इंग्लिश में कहावत थी, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम CISF के जवानों से मिल रहे थे, हमने कहा गुस्सा आता है? हाँ जी सर आता है। हमने कहा किस पर आता है? कोई बोल ही नहीं रहा। हमने कहा बोलिए किस पर गुस्सा आता है? सर ऑफिशियल प्रोग्राम में कैसे बोले? तो एक जवान को मैंने कहा इधर आइए, कान में बताइए किस पर गुस्सा आता है। अब जवान को उठा दिए तो उठना पड़ता उसको। आकर कान पर बोलता है सर, मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है? बोला सर सबसे ज़्यादा कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है। और कमांडेंट साहब साइड में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा सर जी पता है इसको किस पर गुस्सा आता है? हाँ जी हाँ जी, हम भी बड़े उत्सुक थे। मैंने कहा सर आप पर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों भाई, मुझ पर क्यों गुस्सा करते बताओ? सर आपने पब्लिक कर दिया सर। मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है, क्यों आता है, मालूम तो होना चाहिए। वो कमेंट बताओ मुझ पर क्यों गुस्सा करते हैं? बोला सर 6 महीने से छुट्टी नहीं दे रहे हैं। हमने कमेंट को ऐसा छुट्टी दे दीजिएगा आपकी रक्षा के लिए, इसके पास गन भी है सर। तो बोला स्वामी भाई मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, तो मुझे अपने परिवार और बच्चों से मिलने का मन नहीं करता। करता है तो जब मुझे मिलने का मन करता है तो क्या मैं इस जवान की भावनाओं को नहीं समझ सकता हूँ? मैं कहता आप छुट्टी क्यों नहीं देते, आप वो बताइए। बोला स्वामी इस जवान से पूछो कोविड के बाद इस एयरपोर्ट में कितना % ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा, कितने फ्लाइट बढ़ गए, आप इनसे पूछो। नंबर 2, भारत सरकार ने इस एयरपोर्ट की रक्षा के लिए कितने लोगों को नियुक्त किया और कितने लोग अभी हैं? कमी है बहुत। नंबर 3 आप उनसे पूछो, हर दिन दिल्ली से मैसेज आता है आज बॉम्ब थ्रेट है, आज ये है, आज वो है। स्वामी मैं मेरी छुट्टी तो छोड़ो, चाहते हुए भी मैं इसको छुट्टी कैसे दूं बताइए? मैं कहा समझा? जवान ने कहा सर आज तक मैंने इस पर विचार नहीं किया। मैंने एक दिन आप उस कुर्सी में बैठोगे ना, उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी। मैं चलो कमांडेंट छुट्टी नहीं देते, समझ में आता है। घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। फिर मैंने सारे जवानों से पूछा आप में से कौन कौन है जो बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता? एक जवान ने हाथ उठाया। मैं कहा सच्ची? तो सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। मैं कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ फैमिली में, सर कर लीजिए। तो मैं नज़दीक आया, मैंने कहा कितनी बच्चियाँ हैं? बोला सर एक बच्ची है। मैं कहा उम्र कितना है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैं खड़ो जाइए। हाँ सर। मैं कहा उम्र क्या था? तो सर 8 महीने। मैं कहा लास्ट टाइम कब मिले थे? बोला 6 महीने से तो सर छुट्टी नहीं दे रहे। मैंने कहा कमाल के बापू जी है। मैंने कहा माय डियर स्वीट बापू जी बताइए बच्ची पर गुस्सा क्यों नहीं किया? सर वो दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, फरिश्ता है सर, एंजल है। मैंने कहा 8 साल की होगी तभी तो दिल का टुकड़ा होगी ना, 18 साल की होगी तभी तो फरिश्ता होगी ना। बच्चों पर गुस्सा कर रहे हैं मतलब हम बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे। एक होता है एंगर, दूसरा होता है पावर। क्रोध और शक्ति में अंतर है। क्रोध मतलब हम अपने कंट्रोल को लूज कर दिए, और पावर मतलब अपने स्वराज्य अधिकारी कंट्रोल में है। एक बार मैं मुंबई पुलिस को सेशन दे रहा था, तो सीनियर पुलिस कमिश्नर ही वाज एन MBBS। बोला स्वामी भाई आप स्टेज पर खड़े होकर गुस्सा नहीं करो, बोलना बहुत ईजी है। 1 हफ्ते आप मुंबई पुलिस में काम करो तो थोड़ा बहुत बाल है ना वो भी उड़ जाएंगे आपके। मैं कहा सर जी मुंबई की बात करता हूँ तो मैं मुंबई से बात उठाता हूँ। मैं कहा मुंबई में ना बहुत सारे लोग यूपी बिहार के लोग आते हैं ना, तो मुंबई दर्शन करते करते फिल्म एक्टर्स का घर पे जाकर फोटो खींचते हैं। यहाँ अमिताभ का घर है, शाहरुख खान का घर है, आमिर खान का घर है। मैंने कहा अमिताभ बच्चन जो है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बॉलीवुड हीरो है, करोड़ों रुपए मिलते हैं उसको, लेकिन रियल में तो आप हीरो हो ना, तो करोड़ों रुपए तो आपको मिलना चाहिए। अमिताभ बच्चन को करोड़ रुपए मिल रहे हैं और लोग उसके पंखे हैं।
रियल हीरो तो आप हो ना, जो यूनिफॉर्म में हो, आईपीएस ऑफिसर हो, डॉक्टर भी हो। ऐसा क्यों अंतर मिलता है? अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? अमिताभ को करोड़ रुपए क्यों मिलते भाई? आपको मिलना चाहिए ना। रियल हीरो तो आप हो। चलो पेमेंट की बात छोड़ो, लोग आपको हीरो बनकर आपका फोटो खींचना चाहिए ना। अमिताभ के घर में जाकर फोटो खींचते, बाहर खड़े करें, घर में अंदर नहीं। क्यों क्यों भाई? कभी सोचा? अमिताभ बच्चन को पता है करोड़ रुपए क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म पहनता है ना, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनता है, उसके सामने कोई विलन होता ना, इतना गुस्से से वो डिशुम डिशुम करता है। जैसे ही डायरेक्टर कट कहते हैं, और आराम से बैठ के मुस्कुराते उसके साथ चाय पीता है। मतलब अमिताभ को पता है कौन से समय पर कैसी एक्टिंग करनी है। वो ऐसा इमोशंस को जनरेट कर पाता है। लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है? जो घर का, जो बिजनेस का तनाव है वो घर पे लेके जाते हैं, घर का तनाव हम बिजनेस में लेकर आते हैं। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछा था, अच्छा बच्चे बताओ आपको सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है? बहुत सारे ने अलग अलग नाम बताया। मैंने कहा सबसे अच्छा विलन कौन लगता है भाई? तो मैंने देखा पीछे एक बच्चे ने दूसरे से बोला, दोनों हंसने लगे। तो मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा क्या बोला? नहीं सर कुछ नहीं। मैं नजदीक गया, मैंने कहा बताओ क्या बोला? नहीं नहीं सर। तो एक को खड़ा किया, मैंने कहा बताओ आप कुछ बोल रहे थे? सर आई एम सॉरी सर, आई अपोलोजाइज। नहीं इसमें अपोलॉजी की क्या बात है भाई? विलन का नाम बताना था। तू बैठ जा। बाजू वाले को उठाया, मैंने कहा बता इसने विलन क्या बोला? बोला सर कान में बोलता। मैंने कहा बोल कान में। बोला सर जब आपने हीरो बोला तो इसने कहा आमिर खान। मैंने कहा मैंने सुना था, मैं विलन की बात बताऊँ। बोला सर जब आपने विलन पूछा तो पता है क्या बोलता है? मैंने कहा वही पूछा। बोला सर ये कहता है विलन कौन है? पापा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बैठ जा बैठ जा। सामने आया, मैंने कहा आमिर खान की कितने मूवीज देखी बताइए? बताओ बच्चों से बोला। सर तारे जमीन पर देखे सर, 3 इडियट्स देखा सर, राजा हिंदुस्तानी देखा, और उसके आगे बढ़ी नहीं गए। मैंने कहा करो करो बताओ। सब मिलाकर 10 मूवी। तो एक बच्चे आज तक आमिर खान से मिले नहीं, 10 मूवी पर्दे में देखा। कितना इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है? 10 × 3 30 आवर्स। 30 घंटा उसने पर्दे में देखा, आमिर खान हीरो बन गया। और पापा दिन रात लगे बच्चों के लिए। विलन नंबर 1, विलन नंबर 2 कौन है? मामा। वाह क्या जनरल नॉलेज, सही जवाब। और विलन नंबर 3 टीचर। अरे भाई आपके साथ साथ हम भी है। विलन नंबर 1 पापा, विलन नंबर 2 मम्मा, विलन नंबर 3 स्वामी सर। उस दिन मैंने सोचा भाई मैं क्यों विलन बनूं भाई? भाई पापा शुड बिकम विलन नंबर 1 एंड विलन नंबर 2। इस संसार में अगर बच्चे का कोई शुभ चिंतक होगा तो पापा मम्मा टीचर होते हैं, और हम लोग विलन के कैटेगरी में आ गए। उस दिन मुझे समझ में आया हमसे गलती पता क्या हो रही है? हमसे गलती ये हो रहा है कि हम रोल तो प्ले कर रहे हैं लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पा रहे। वो 3 इडियट मूवी में रांचो अपने दोस्तों को कहता, फरहान और राजू को, अरे इंजीनियरिंग नहीं जब तक छोड़ना इंजीनियरिंग जा साउथ अफ्रीका में। लेकिन वो डायलॉग आपने और हमने बोला नहीं। तारे जमीन मूवी में वो ईशान का जो ये टीचर था निकुम सर, आमिर खान, कितना प्यार से उसकी कमी कमजोरी को महसूस करते हुए उसको सशक्त करता है वो। उस दिन मैंने डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना, शांति से प्यार से। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरे क्लास में कोई विद्यार्थी लेट आता था, मैं भड़कता था, Why did you come late? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective engineer? जब से डॉक्टर कलाम के प्रोजेक्ट से जुड़े तो मुझे बहुत प्यार से सिखाया गया, गुस्सा करोगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जो प्रोजेक्ट कर, मुझे लगा कि उन्हीं को तो लगा के दो। मैं कहा डॉक्टर साहब मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठते हैं, जब तक तो लगाएंगे नहीं सुधरते नहीं। और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है सर। तो डॉक्टर मुस्कुराने लगे, बोला क्या पढ़ाई किया? कहने के लिए तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है। बोला फिर मेटलर्जी तो आपने समझा नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब आप समझा दीजिए। बड़े प्यार से उन्होंने समझाया। बोला स्वामी लोहा लोहे को काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। तो जैसे ही मैं जाने लगा उसने कहा रुको,
अब अगली कल से आपको फिर से क्लासरूम में जाना है, अब गुस्सा करो नहीं करो आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन हार्ट अटैक बहुत दर्दनाक होता है, आप समझ लो। हमको बात समझ में आ गई। उसके बाद जब हम क्लास में जाने गए, जब भी कोई विद्यार्थी लेट आता था, पता मैं क्या करने लगा, बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था बड़े प्यार से बोलने लगा, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट, पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, हाउ डू यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर। सारे स्टूडेंट घूम के देखते थे, पता कहते, सर जब से आप मेडिटेशन कर रहे हो आप सुधर रहे हो सर, हर दिन जानिएगा। मुझे याद नहीं आता 15-20 साल हो गए मैंने अगर किसी पर गुस्सा किया, कुछ भी हो शांत, लेकिन अंदर उतना ही सशक्त, अंदर उतना शक्तिशाली, लेकिन स्थिरता, शांति। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इस प्रोजेक्ट के हेड थे, वो बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। वो कहते हैं अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, अगर खोल दिया होता अपना दिल अपनों से, ना खोलना पड़ता अपना दिल औजारों से। तालियां कौन बजाएगा? नहीं, सारा खेल मन का, राइट। हमें लास्ट 5 मिनट आपको राजयोग क्या है। भगवत गीता में जब अर्जुन का मन कमजोर हुआ तो भगवत गीता में राजयोग की शिक्षा दी गई। लेकिन आजकल जितने भी मैं IITs में जाता हूँ तो उनको मैं एक टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मेरे ख्याल से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, भारत का हर इंडस्ट्री में विजिट किया, मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री आप बोलोगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से लेकर, है ना, बैटरी बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली, पापड़ बनाने वाली, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री मैंने ट्रैवल किया। 25 वर्ष हो गए, स्टील इंडस्ट्री से लेकर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से लेकर, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं बड़े प्यार से बिजनेस वालों को यही समझाता हूँ, राइट। आप लोग इसके लिए कितना मीटिंग करते हो, लेकिन सारे दिन में कितना समय आपने अपने मन के लिए मीटिंग की? हाउ मच टाइम? ह्यूमन रिसोर्स का मीटिंग रहता, मैं जितने भी MD चेयरमैन से मिलता तो मैं उनको पूछता हूँ, लास्ट चेयरमैन आई मेट वाज BEM, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं बैंगलोर, श्रीमान शांतनु जी, उनके साथ मैं बैठा था। मैंने कहा कल का शेड्यूल जरा मुझे बताइए। बोला यस, मॉर्निंग इनके साथ मीटिंग, इनके साथ मीटिंग, इनके साथ मीटिंग, इनके साथ मीटिंग, इनके साथ मीटिंग। मैंने कहा ये किसका मीटिंग था? ह्यूमन रिसोर्स, ये बजट का, ये इसका। मैंने पूरा दिन में मीटिंग में कितना समय आपने मन के लिए निकाला बताइए? नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर कॉन्फिडेंट 100% होगा। मेरे से सुबह थोड़ा जल्दी, आपके पास पूरा दिन तो वक्त नहीं मिलता है। मन के लिए समय निकालना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है सुबह, अमृत है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय को मैं बता रहा था, दिखा रहा था। मैं चाइना में गया था तो मैंने कहा आपके राष्ट्रपति से तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। भारत में मैंने कहा हम लोग इतना गर्व करते हैं इस बात को कि भारत की राष्ट्रपति महोदय हर दिन सुबह 4 बजे उठती है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम भारत में बड़े गर्व करते हैं इस बात का। और रशिया में भी जाकर मैं ये बोलने वाला हूँ। आज से 30 वर्ष पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में गया, मैं एक साइंटिस्ट इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था, तो जब मैंने वो फोल्डर देखा तो फर्स्ट सेशन मॉर्निंग 4 AM। मैंने कहा 4 बजे, हम सोते 2-2:30 बजे भाई, 4 बजे। मैंने 4 बजे कौन उठता है भाई? तो हमारे रूम में जो 4-5 लोग थे, हमने कहा उठकर देखते हैं ना। उठकर देखा तो सारा कैंपस जागृत। उस दिन मुझे समझ में मैं सही जगह पहुंच गया। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। कल मैं ट्रैवल कर रहा था, गोरखपुर में था, पूरी ट्रेन कैंसिल हो गई क्योंकि कुछ पटरी बन रहा था। मैं रात के 11:30-12 बजे तो मैं रायबरेली पहुंचा। सुबह मैं उठ गया, क्योंकि 25-30 वर्ष का संस्कार है। भले ट्रैवल होता है, ऊपर नीचे होता है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। मैं आपको राज्यों का एक थोड़ा सा ब्रीफ बताकर अंत करूंगा, और मैं चाहूँगा बस मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को आपके सामने परोस रहा था। रिक्वेस्ट करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के सारे प्रोग्राम फ्री होते हैं। हम लोग आध्यात्मिकता को बिजनेस नहीं बनाना चाहते, राइट? क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, आपको अच्छा लगेगा अटेंड करिए, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं,
ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। और आज घर में जाकर मत बोलना कि बच्चे मेडिटेशन करो नहीं। आप एक हफ्ते का कोर्स करिएगा, हमारी ज्योति में एंड में बताएगी आपको। और क्या करना है पता है, आप घर में इसको अभ्यास करो। एक दिन अचानक 2:30-3 बजे 4 बजे 4:30 बजे आपका बेटा उठता है, क्योंकि सोने का वक्त उसका वही होता है। जैसे उठा तो देखा ड्राइंग रूम का बत्ती ऑन है। बत्ती किसने ऑन किया? जैसे ही वो रूम में देखता है तो पापा आराम से बैठे, लाइट म्यूजिक बज रहा है, और पापा ध्यान की मुद्रा में बैठे। ये दृश्य बच्चा देखना चाहिए। चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू, उनको समझाओ नहीं आप। और ये आपको करना ये नहीं करना, ये आपकी स्वतंत्रता है। आने वाले समय पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी, आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना है? कुछ लोग दादा नानी ने नहीं सुना, पुत्रों से जाके पूछना, उनको पता होगा नेटफ्लिक्स क्या होता है। नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा गया, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, कॉम्पिटिटर? आप अंदाज लगा, आप सब तो बिजनेसमैन हो ना। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने पता क्या जवाब दिया? मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी निद्रा है। इसलिए आने वाले समय पर आपके बच्चों को नींद नहीं आएगी, मैं लिख कर देता हूँ। और आने वाले समय पर डॉक्टर्स आपके बच्चे के उसमें प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, प्लीज प्रैक्टिस मेडिटेशन। ऐसी हालत हो गई, नींद नहीं आई हमारे बच्चों को। इसलिए मैं बड़े प्यार से डॉक्टर होने के नाते आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज शाम को मैं IMA के डॉक्टर से भी ऐसी मुलाकात हुई। प्लीज, पीपल लाइक डॉक्टर कलाम इतने बुद्धिमान थे। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा समय पर ये बताकर अंत करूँगा, लेकिन ये मुझे स्लाइड बहुत अच्छे लगते हैं। आज के समय पर सुरक्षा कवच होना कितना ज़रूरी है, चारों तरफ इतनी हलचल है। अब मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है समझाना। ये इन्वर्टर है, ब्लोवर है, इंजन है, मिक्सर है, फिल्टर है। इसको काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। इस सुंदर से हॉल में आपके बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं। जैसे ये बल्ब है, ये जो बल्ब है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर इस बल्ब को सही वोल्टेज नहीं मिलेगा ना, तो ठप 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 करेगा और बंद पड़ जाएगा। तो आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला, राइट। ये बल्ब को ऊर्जा कहीं से तो आ रही है, तो नज़दीक कोई ना कोई ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर एनर्जी को स्टेप अप करता है, एनर्जी को स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से। यहाँ रायबरेली के नज़दीक कोई पावर स्टेशन होगा। पावर स्टेशन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? स्रोत से। हाइड्रोलिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है। एक सर्किट डायग्राम है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसी तरह हमारे शरीर में, राइट, जो हमारा मस्तिष्क है वो एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, हमारा लंग्स ब्लोवर की तरह काम करता है, हमारा जो दिल है वो इंजन की तरह काम करता है, हमारा पाचन प्रणाली मिक्सर की तरह, हमारे किडनी फिल्टर की तरह। जैसे इसको ऊर्जा की जरूरत है, हमारे शरीर के हर यंत्र को भी वो भावनात्मक ऊर्जा की जरूरत है। दिल को क्या चाहिए बताइए? अरे वाह, डॉक्टर बहन पास हो गए, राइट। एक बार मैं MBBS MD कार्डियोलॉजी के बच्चों से मिल रहा था। मैंने कहा दिल को क्या चाहिए? एक खड़े होकर कहता सर ऑक्सीजन चाहिए। मैंने कहा बाप रे, और कुछ है? सर ब्लड चाहिए। मैंने कहा मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगा ट्रीटमेंट के लिए। दिल को प्रेम चाहिए, जैसे हार्ट में ना आई लव यू लिखते हैं। ऐसे हर यंत्र को, हमारे शरीर के हर यंत्र को एक इमोशंस की जरूरत है, करेक्ट। अब देखिए, तो ये जो सारा शरीर का इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका ट्रांसफॉर्मर क्या? हमारा मन। अच्छा संकल्प करेंगे तो एनर्जी स्टेप अप होगी। गुस्सा, डर, भय, चिंता, इमीडिएटली एनर्जी स्टेप डाउन होगी। हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल्स इसको कहते हैं। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर से एनर्जी आती है, तो मन हमारा ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर का आता है, पावर स्टेशन से एनर्जी आती है। तो सुबह से शाम तक आप और हम काम कर रहे हैं, आपका पावर स्टेशन कौन सा बताइए? तो ब्रेन तो इन्वर्टर की तरह काम करता है। इतने इंडस्ट्री वालों से मिलते हैं, हम कहते हैं आप कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ाना, इतना सारा काम रहता है। घर भी संभालना, बिजनेस भी संभालना है, सोशल सर्कल भी संभालना है। आपको काम करने की ऊर्जा तो चाहिए ना। तो आप सारा दिन बिजनेस को भी संभाल रहे हो, घर को भी संभाल रहे हो, रिश्तेदारों को भी संभाल रहे हो, परिवार को भी संभाल रहे हो, देश को भी संभालना है।
तो आपके अंदर का पावर स्टेशन कौन सा है? हाँ, जोर से बोलिए भाई साहब, तालियां बजाइए इनके लिए। वाह, स्वयं को समझना, मैं कौन हूं। तो राजयोग 2 शब्द बना, राज मतलब रहस्य, मैं कौन। तो राजयोग में बताते सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण गुरु जी के पास गया, तो दरवाजा खटखटाया, तो रामकृष्ण गुरु जी ने अंदर से पूछा, आप कौन हो? स्वामी विवेकानंद वही जानने के लिए तो हम आपके पास आए। एक व्यक्ति रास्ते से चल के जरा अचानक उसका एक्सीडेंट होता है, लोग उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन, पेशेंट शब्द से दुर्भाग्यवश देरी से लेकर आया था, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी, दोनों में ब्रेन है। एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना हो, कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, मैं अपने दिल को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा। बिल पेपर लेते गुजर जाते हैं, इमीडिएटली देयर इज अ बायोकम्पैटिबल ह्यूमन सिस्टम। ये कॉर्निया यहाँ देख नहीं पाती, दूसरे शरीर में फिट करो देख पाती है। दिल यहाँ कोई काम नहीं करता, दूसरे शरीर में फिट करो धड़कता है। किडनी यहाँ कोई काम नहीं करता, किडनी यहाँ पे सारा काम करती है। यहाँ क्यों नहीं काम करता? इसलिए हम लोग कहते हैं मैं कौन हूँ? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। शरीर से अलग मैं चैतन्य शक्ति, इसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो पावर स्टेशन है आत्मा, राइट। और फिर स्रोत कौन सा है? आत्मा को एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस परम शक्ति परमात्मा से। और हर धर्म से सर्वधर्म मान्य है। हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करता है। शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठा कर कहा सतनाम ओमकार। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहन ने क्या कहा? अल्लाह एक नूर है। नूर मीन्स माँ कहती ना ये बेटी मेरे आंखों का नूर है। 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और आज के समय पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण मतलब ये है, आपके चारों तरफ का ऑरा कितना सशक्त है। चाहे बिजनेस में हो, चाहे गृहस्थ में रहते हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो। हम लोग जो डिफेंस फोर्सेस को सेशन लेते हैं, हम कहते हैं आपका यह ऑरा बहुत पावरफुल होना चाहिए। दिस ऑरा, दिस इज आध्यात्मिक सशक्तिकरण। तो जितना आप एनर्जी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, स्वधर्म में टिकेंगे। देह के धर्म में तो सारी दुनिया में क्या चल रहा है आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सशक्त स्वरूप। मैं शरीर से अलग एक चैतन्य ऊर्जा, ये स्मृति रूपी स्विच ऑन करना है। अगर आप विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन एक दिन तो जाना ही है। मैं लास्ट बात बताकर अंत करूंगा, और थोड़ा सा जहाँ जहाँ मेडिटेशन करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कुछ समय पहले बनारस में गया था, क्योंकि आप लोग यूपी वाले हो ना, तो बनारस में मैं गया था। तो बनारस में मैंने बहुत पहले इंडिया टुडे में एक बात पढ़ी थी। तो बनारस में बहुत लोगों की एक भावना होती है कि वहाँ पे जाकर अगर शरीर छोड़ते हैं ना तो मोक्ष मिलता है। तो वहाँ पर एक आश्रम है, उस आश्रम के लोग बड़े अच्छे, बड़े स्नेह स्वरूप। तो लोग जब आते हैं ना तो इतना प्यार से उनका ध्यान रखते हैं, तो बहुत फेमस हो गया वो आश्रम। अब इतना फेमस हो गया कि वहाँ पर ना उस आश्रम में भीड़ लग गई, सबको मोक्ष के लिए वही आश्रम में चेक इन करते। अब इतनी भीड़ बढ़ गई और आश्रम के कमरे कम हैं, तो मैनेजमेंट कैसे करें? तो उन्होंने कंडीशन रखा। उस आश्रम का कंडीशन बहुत अच्छा था कि आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, यहाँ से आप ऊपर के लिए और जाइएगा तो आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पे चेक इन करते हो, 1 हफ्ते के अंदर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के अंदर ऊपर नहीं गए तो घर वापस जाओ। तो क्या करें? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस आश्रम की कंडीशन बड़ी सुंदर थी। अब वहाँ पे जो लोग लास्ट स्टेज वाले होते हैं, टर्मिनली इल पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, वृद्धावस्था, वो लोग चेक इन करते हैं। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन ऊपर जा ही नहीं रहे, तो बीपी बढ़ता है, बाप रे क्या होगा क्या होगा।
वहाँ के लोग बड़े आराम से उनके पास जाते हैं, क्या हुआ आपको, ऊपर नहीं जा रहे, तो ये कोशिश कर लेकिन जा नहीं रहे, और ये भी डर रहता है 2-3 दिन बाकी है, अगर नहीं गए तो घर वापस जाना, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। वहाँ के लोग पता है कैसे मदद करते हैं, नज़दीक बैठते हैं, वो आप व्यक्ति लेटा रहता है, बोला हम आपकी मदद करें ऊपर जाने में, बोला हाँ जी करिए, तो बड़े प्यार से पूछते हैं इस जन्म में किसी ने आपको दुख दिया है क्या, तो हाँ जी बहुत लोगों ने दुख दिया है, बोले एक काम करो ऊपर अगर जाना है ना तो आज उनके पास जाकर उनको माफ़ करो। धीरे से पूछते हैं बहुत लोगों ने दुख तो दिया है आपको, लेकिन आपने इस जगह में कितनों को दुख दिया, बोला वो भी लंबी चौड़ी लाइन लिस्ट है, बोले काम करेगा आज उनसे जाके माफ़ी मांगो, आराम से उनको लेटाते हैं, धीरे से उनको कमेंट्री कराते हैं, कोई बात नहीं, फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, धीरे से आंखें बंद करके कमेंट्री कराते हैं। दूसरा दिन सुबह उनको बुलाते हैं तो ऊपर क्यों होते हैं, इसलिए आपको ये बता रहे बिजनेस सिर्फ इस जन्म का बिजनेस नहीं है, इस जन्म में जो दुकान और इंडस्ट्री होगी ना वो आपको यहीं के बच्चों को छोड़ के जाना है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर किसी के साथ जो डेबिट और क्रेडिट हुआ है ना उसको आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो आत्मा शरीर छोड़ती है ना वो एक ऊर्जा है, इसीलिए कुछ पकड़ के मत रखिए, थोड़ा सा वक्त है, रिलीज कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जैसे हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, ये तमाम जिंदगी में कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ये तमाम जिंदगी में कम है एक दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त। जन्म जन्मांतर का बिजनेस है दोस्तों, जन्म जन्मांतर का बिजनेस है, इसलिए ये वक्त हमें मिला है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण मतलब अंदर इतनी शक्ति हो कि ना दुख दो ना दुख लो, इतना अंदर सशक्त होना, कुछ बोला तो भी स्थिर और कुछ आपसे बोला तो भी स्थिर। सो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट दिस। मैंने अपनी इस 30 वर्ष की यात्रा में मैं अपने जीवन को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कितने डिग्रियाँ हमने पढ़ी हैं, और बहन जी बड़ी महिमा कर रही थी, मुझे शर्म भी आ रही थी कि डिग्रीज लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने इस समाज में कितने अच्छे लोगों को देखा है, ऐसे भी लोगों को देखा जो मुझसे बहुत ज़्यादा डिग्री से भी इतनी विनम्रता, ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं पर भी अपने जीवन का अनुभव। डॉक्टर कलाम से लास्ट टाइम जब हम मिले थे बस 2015 को वो आगे की यात्रा में गए, तो डॉक्टर कलाम को इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था और हमें बताया गया था ही हैड मोर देन 30 PhD डिग्रीज टू स्प्रेड। मेरे पास उसे 3 डिग्री PhD डिग्री की बात है, 30 PhD डिग्री। तो डॉक्टर कलाम का एड्रेस करना हो तो कैसे एड्रेस करेंगे, डॉक्टर 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 30 बार बोलना पड़ेगा। ये कितने हम्बल, कितने पोलाइट, कितने नम्र चित्त। इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए। मैं 2-3 मिनट आपको मेडिटेशन की यात्रा पर लेकर जाऊँगा, अगले 2-4 मिनट ये मैं किन किन लोगों को मैं कराता हूँ वो मैं दिखाकर अंत करूँगा। यस, जहाँ जहाँ डिफेंस फोर्सेस का सिर्फ फोटो मैं रखता हूँ। यस, सबसे पहले इंडियन नेवी को हम देख लेंगे। जान है तो जहाज, जान है तो जहाज है, राइट। ये हमारी टीम ऑफ ब्रह्मा कुमारी इस वॉरशिप के सामने बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वहाँ तनाव क्या होता है वो भी मैं समय की मर्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दिस इज इंडियन एयरफोर्स, बैंगलोर, यलहंका, राइट। यहाँ पे मैं सारे ऑफिसर्स, पायलट से मिल रहा हूँ। दिस इज इंडियन आर्मी। आज के बाद हम लोग कभी भी तनाव शब्द घर में, ऑफिस में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर तनाव को समझना है ना तो यहाँ पर आकर खड़े होना। ये भारत है और ये हमारा पड़ोसी देश है, ये नो मैन्स लैंड है। ये करीब 80 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जब फायरिंग होता है तो 8 सेकंड लगते हैं इसको ब्लास्ट करने में। सबसे ज़्यादा तनाव होता है जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है। हम सिविलियंस को लगता है भाई मिसाइल भारत को भी छोड़ता है। अरे भाई युद्ध है, बहुत कुछ चीज़ देखना पड़ता है।
व्हाट्सएप में ऐसे ही किसी के बातों पर मत आइएगा। युद्ध करना बहुत इजी है, लेकिन उसकी बहुत प्लानिंग की जाती है। हम सारे सिविलियंस युद्ध करना चाहिए, 2-3 मिसाइल यहाँ से भेजो, वहाँ से भेजो, आकर यहाँ पर खड़े हो जाएगा। 6 घंटा वो जवान खड़ा रहता है, 6 घंटा सामने देखता रहता है। 6 घंटा कुछ तो सोचेगा ना वो, क्या सोचना है, ये ट्रेनिंग के लिए ब्रह्मा कुमारी को वहाँ बुलाया जाता है, राइट। देखो ये मेजर दिखा रहे हैं हमको, सारे बंकर्स हैं, राइट। ये कर्नल सती, ये है मेजर जनरल बिपिन रावत 2012 में, फिर वो जनरल बने। जितने भी जम्मू कश्मीर सारा चक्कर हमने लगाया, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, बेसरन वैली जहाँ पर घटना घटी, हम गए थे वहाँ पर, हमको आर्मी वालों ने सब ने घुमाया था वहाँ। ये सब जगह देखा हुआ है, वहाँ के तनाव को महसूस किया भाई। तो ऐसे ही बैठ कर हम लोग चर्चा जो करते हैं ना, क्योंकि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ देखना पड़ता है, चाहे सरकार हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, अपनी तैयारी करनी पड़ती है, राइट। देखिए ये 2012 ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये MSG कमांडोज है, ब्लैक कैट कमांडोज। जब मुंबई जल रहा था तो मेजर उन्नी कृष्ण को उस हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ दृश्य हम मुंबई का कभी नहीं भूल सकते इस बात को, राइट। देखिए फिर ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इसको सियाचिन कहते हैं, और भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने हमको वहाँ भेजा। ये सारे लोग हम ये जो आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया, मेडिटेशन, ये सियाचिन बैटल सुनिए 12,000 के फुट पर है। इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, शरीर से शक्तिशाली, मन से सशक्त होना चाहिए। फिर 12, 14, 16, 18 ऐसे उनको पोस्टिंग दी जाती है। हम 18,000 फुट पर गए और ये 28,000 के फुट पर। अगर दार्जिलिंग गए हो तो दार्जिलिंग 7,000 फुट का है, तो एक के ऊपर 4 दार्जिलिंग। आप में से जो लोग माउंट आबू गए 4,000 फुट है, तो एक के ऊपर 7 माउंट आबू। मैं इंटरनेशनल योगा डे में लोगों को ये मैं फोटो दिखाता हूँ और मैं लोगों से पूछता हूँ, विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में कौन सा व्यायाम करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं। वहां पर अगर आपने गहरी श्वास लिया तो वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वैसे वो जगह थोड़ा नजदीक भी है। टेम्परेचर इज लो, प्रेशर इज लो, देयर इज नो ऑक्सीजन। जब कोविड का जब सेकेंड फेज आया था, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा अगर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु होती थी तो सियाचिन में कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता था। कोविड में मेरा ये अनुभव है, आपने अपनों को भी खोया, मैंने भी अपनों को खोया। मेरे एक कॉमन फैक्टर था, ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को नहीं मारा। सबसे बड़ा कारण था डर। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, जो डर गया मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मुझे पता है, और मत डराइएगा। डर सबसे बड़ा। आपको लगता है कोविड खत्म हो गया, आप सब लोग बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद जो बच्चों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है बहुत खतरनाक। हमको समझ में नहीं आ रही क्योंकि साइकोलॉजी को शायद हमने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन हम बच्चों से मिलते रहते हैं ना, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना। ओके, तो चलिए हम थोड़ा समय मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में क्या करना है? मन के द्वारा एक यात्रा पर जाना है, मन के द्वारा एक यात्रा। यहाँ बैठकर आप मन के द्वारा कहाँ पे लेके जा रहे हैं। और मन की बहुत सुंदर भाषा है, और मन की भाषा है चित्र। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस। मैं आपको एक लाइट म्यूजिक बजाऊंगा ताकि आपका मन रिलैक्स हो। मैं बस आपसे 2 मिनट का टाइम लूँगा। जो मैं बोलूँगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपका मन उसका चित्र बनाएगा। बस 2 मिनट की। अगर मैं कहूँगा सुबह सुबह का सूर्योदय, बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? लाल रंग का, राइट। तो यहाँ बैठकर जैसे ही मैंने सूर्योदय कहा तो मेरे मन ने उस दृश्य को बनाया, सूर्योदय। अब एक संकल्प क्रिएट करिएगा। क्या संकल्प क्रिएट करना है? हर रात के बाद एक नया सवेरा, और मन के नैनों से देखना उस सूर्य का प्रकाश धीरे से आपको टच कर रहा है। मन के नैनों से करना।
और जैसे आप ये करेंगे, सूर्य का प्रकाश मन से देखेंगे ना, आपका ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग विटामिन डी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, दृश्य दिखाया ना सियाचिन, जब कोविड में लोग क्वारंटाइन में थे तो डॉक्टर्स ने कहा आपकी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए 2 टैबलेट्स की जरूरत है। आपको ध्यान होगा विटामिन सी और विटामिन डी। अब घर के अंदर क्वारंटाइन में बंद है, विटामिन डी मिलता सूर्य के प्रकाश से, तो हम लोग टैबलेट खा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा सियाचिन में पूरा बर्फ पड़ा हुआ है, तो वो जवानों 6 महीने 8 महीने रहते, उनको विटामिन डी की जरूरत नहीं है क्या? वहाँ सूर्य तो निकलते नहीं। बाई चांस सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश भी झलकेगा ना, ये कमेंटोस देख ही नहीं सकते। अगर इन आंखों से देखा तो जिंदगी भर फ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा वो काले गॉगल्स पहनते हैं। तो कौन सी ट्रेनिंग के लिए हम वहाँ पे गए थे? मन के नैनों से आप सूर्य के प्रकाश को देखिए, मन के नैनों से, ठीक है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके मेडिटेशन में जाते। सभी अपनी आंखें बंद करें, सीधे बैठे, आंखें बंद करें, बस एक आधा मिनट, ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है। एकदम आंखें बंद करें, रिलैक्स होकर बैठे। मन के नैनों से आप एक फ्रेश नींबू को देखिए, फ्रेश लेमन, एकदम तरोताजा लेमन नींबू। धीरे से उस नींबू को अपने हाथ में लीजिएगा, धीरे से उसको कट करिएगा, 1 गिलास पानी लीजिएगा और उस नींबू को आप उस ग्लास ऑफ पानी में निचोड़िएगा। मन की नैनों से करते रहिएगा, निचोड़ते रहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। धीरे से आंखें खोलें, ओम शांति। कितनों ने मन के नैनों से नींबू को देखा? वो हाथ उठाए। अरे सर जी हाथ उठाइए। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त ज्ञान हो ना, इसलिए आपको पकड़ हाथ भी चलते। कितनों ने मन के नैनों से नींबू को कट किया? वो हाथ उठाए। कितनों ने मन के नैनों से नींबू को निचोड़ा? अच्छा, लास्ट हाथ नीचे रखे। जब आप निचोड़ रहे थे, कितनों के मुख में वो लार आया? मैं देख रहा था, आप लोग घटक रहे थे, मैंने देखा। अरे सर जी क्या बात है, मतलब आपका मन काम कर रहा है, टेस्ट भी आया। वाह, वेरी स्वीट। आपकी शादी हो जाएगी है? मेरे विद्यार्थी जैसे लगते हैं इसलिए। तो आप नींबू में क्या बस गए थे क्या? मन के नैनों से देखा, ऑटोमेटिकली वो काम होता है। इसे कहते हैं, जो मस्तिष्क है ना, ब्रेन, ये हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। तो ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बट व्हाट इज अ रियल इवेंट एंड एन इमेजिनरी इवेंट। ब्रेन को समझ नहीं आता ये रियल हो रहा है कि ये मन के नैनों से। अब सारा दिन पता नहीं क्या होगा बिजनेस का, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ब्रेन इतना तनाव भेजेगा। रियल में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मन बता रहा है। उसी तरह मन अगर कहते हैं शांत हो, तो ब्रेन भी एकदम शांत, तो आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। मेडिटेशन का ये फायदा है। तो एक काम करते हैं, अगला 1-2 मिनट, जैसे आप यात्रा की ना मन के द्वारा, वैसे ही हम मन के द्वारा यात्रा करें, ठीक है। 2-3 मिनट करेंगे और फिर हम आपको सियाचिन के द्वारा अंत करेंगे। ओके, चलिए आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अगले 1-2 मिनट मन के द्वारा एक सुंदर यात्रा पर चलते हैं। मन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सखी है, और मन की भाषा चित्र है। यहाँ बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, पहाड़ी के पीछे वो लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन के नैनों से देखिए सूर्य का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है। सूर्य का प्रकाश हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। महसूस करिए हमारा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है।
Every system of my body is working perfectly. महसूस करिए शरीर मिट्टी का बना हुआ दिया और मैं इस दिया में विराजमान चैतन्य दीपक हूँ। मन को धीरे से भ्रुकुटी के बीच में लेकर आइए और अपने आप को एक प्रकाश के स्वरूप में देखिए। शरीर एक डिब्बी की तरह और मैं इस डिब्बी में विराजमान चैतन्य हीरा हूँ। मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह और मैं इस मंदिर में विराजमान चैतन्य मूर्ति हूँ। भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। एक सेकंड में अब बाहर की यात्रा अपने बचपन के दिनों में आ जाइए। एक सेकंड में अपने बचपन के घर के सामने आप खड़े हैं। धीरे से घर का दरवाजा खोलिए। आप घर में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपकी नज़र ढूंढ रही है लविंग मदर, मामा के नज़दीक चाहिए। बहुत आदर और सम्मान के साथ अपनी माता जी के चरणों को स्पर्श करिए। यह योग है। पापा के नज़दीक चाहिए। बहुत प्रेम से पापा को अब जादू की झप्पी लगा रहे हैं। दिस इज योग। जैसे मन के द्वारा शारीरिक माता पिता से मुलाकात की, उसी तरह आत्मा के माता पिता मन को धीरे से ऊपर की ओर लेकर जाइए और आत्मा के पिता उस परम ज्योति को देखिए मन के नैनों से। भगवान कहें, परमात्मा कहें, वाहे गुरु कहें, ऑलमाइटी कहें, खुदा दोस्त कहें, ज्ञान के सूर्य, गुणों के सागर, शक्तियों के स्रोत है। मन से उस परम ज्योति से जुड़ना सर्वश्रेष्ठ योग है। परमात्मा से आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकाश आपके चारों तरफ महसूस करिए। आप स्वस्थ, सुरक्षित, संतुष्ट, संपन्न, समृद्ध। तो जितना आपके चारों तरफ का ये प्रकाश बढ़ेगा, उतना आपका परिवार, आपका व्यापार, सब जगह इस प्रकाश की किरणें आपको सफलता और खुशियाँ देगा। दिल से परमात्मा का धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे मन के द्वारा अब वापस इस सुंदर हॉल में आइए। भ्रुकुटी के बीच में मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप
सारे दिन जो भी कर्म करूँगा स्मृति के द्वारा कर्म योगी बनकर कर्म करूँगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों को सामने रखिए, हाथों में श्रेष्ठ सौभाग्य को देखिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ जोड़िए, जैसे दोनों हाथ जोड़िए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति बोलिए। धीरे से अपने स्थान पर आप खड़े हो जाए। फिर इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स जरूर करना। अगर आपको कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम। देखिए हम इस सेशन का अंत करेंगे। हम